देश में सामने आए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जहां बीजेपी मौन धारण अवस्था में है, तो वहीं देश के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरु की बेबाकी सामने आई है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सत्तन गुरु धमाधम बोले कि देश की जनता ने सबको सिखाया है कि लोकतंत्र क्या होता है और कहा बीजेपी को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए के साथियों को लेकर भी सटासट जवाब दिए हैं। देखिए एमपी न्यूज पर यह खास बातचीत। देश में हुए लोकसभा चुनावों ने जहां एक और राजनीति के सिरे को ही बदल कर रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दावे थे वो धड़ाम से हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि धमाधम धमाधम चुनाव के बाद काम आने वाला है, तो वहीं विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा था खटाखट 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 इसका जवाब आने वाला है। अब चुनाव नतीजे भी आ गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं। ऐसे में देश के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन की बेबाकी सुनने की बारी है, क्योंकि वो जब भी कुछ कहते हैं तो निश्चल और पवित्र भाव से कहते हैं। तो आइए सत्तन गुरु की खरी खरी सुनते हैं। सत्तन जी, देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं गुरुवर, किस तरह से इन चुनावों को आप देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम दावे थे उससे उलट, उससे विपरीत जो है परिणाम आए हैं। अब की बार 400 बार का नारा दिया गया था, लेकिन 300 भी पार नहीं हो पाए। क्या कहेंगे आप? राजनीति में आत्ममुग्धता और अपनी शक्ति के समुच्चय से अधिक का सोच लालच भरा होता है। जन भावनाएं ही प्रमुख होती हैं। जन भावनाओं को समझे बगैर अपने आत्मविश्वास या अपने लोभ की अभिव्यक्ति करते समय मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि जिस प्रभुता संपन्न पद पर बैठ करके वो इस बात की घोषणा कर रहा है, उसमें कितने प्रतिशत कामयाबी का संदेश। अगर वो संदेश उस कामयाबी के नज़दीक होता है तो उसका दिमाग स्थिर है, और जो केवल तमाम प्रशस्तियों को, प्रार्थनाओं को, अपने मान को, अपने सम्मान को, अपने गुमान को, अपने पद और प्रतिष्ठा को विचार करके और सोचता है, तो वो सिर्फ एक ही वाक्य बोलता है, मैं। ये मैं का नुकसान है। क्या कहेंगे? आपकी बार 400 पार भी नहीं हुआ, 300 पार भी नहीं हो पाए, और सबसे बड़ी बात, रामलला को भव्य मंदिर में भी आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने बैठाया और अयोध्या से ही पार्टी चुनाव हार गई। क्या लगता है? रामलीला लला जो हैं अयोध्या वासी हैं, वो कहीं गए नहीं थे। एक मंदिर को लेकर के राजनीतिक रूप से जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे ढहाया गया, उसे बनाया गया और उनकी पुनर्स्थापना हो गई। उस पुनर्स्थापना में राष्ट्र की जनता जनार्दन का संपूर्ण सहयोग था। सरकार को मजबूरन करना ही पड़ता है, तो सरकार ने भी अपना सहयोग किया था, लेकिन सरकार का सहयोग जो है आटे में नमक की तरह था। जनता की भावनाओं का सहयोग प्रचुर मात्रा में था, और वो प्रचुर मात्रा में किया हुआ सहयोग किसी भी अभिमान को स्वीकार नहीं करता। राम जी निराभिमानी थे, और वो अरिहु का अनभल करहि न रामू, वो अपने दुश्मन के भी अहित की कामना नहीं करते, ऐसे राम जी हैं। वो तो सब सदा सर्वदा सानुकूल रहने वाले तत्व हैं, और उन्होंने उसी बात को अपने जीवन में सिद्ध किया है। अब आपने राजनीति में राम का उपयोग किया, सिद्धि के निकट पहुंच गए, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। भारतवर्ष की जनता भी जानती थी कि ये राम जो है राम है, और उनका ये धाम है। उसके लिए किसी को कोई नानकोर थी नहीं है, वो बन गया। अब आप उसे कब तक भुनाओगे? आपके कर्म की ध्वनि बुनाई जाएगी, आपके द्वारा किए हुए कार्यों की ध्वनि बुनाई जाएगी। हैं, आप अपने आप को ये कहो कि मैं जो करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर एक इकाई का कोई महत्व नहीं होता। एक पद पर रह करके आप एक विशिष्टता को ग्रहण कर सकते हैं, एक विशिष्ट पद पर रह करके एक विशेषता को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इकाई से नहीं बच सकते। आप एक इकाई ही हैं, और उस इकाई में थोड़ी है कि ये लोक मान्यता आप जो कहेंगे उसी से जुड़ेगी। 400 पार
फिर विचार हो गया कि अरे ये तो बहुत लंबी हो गई, तो फिर नीचे आना पड़ा। और नीचे आना पड़ा तो वो 300 भी पार नहीं हो पाए हैं, और जनता के सामने एक अहम अभिव्यक्ति बन कर के मजाक का कारण बन गई। जनता किसी को छोड़ती थोड़ी है, राम तक की आलोचना करते हैं लोग। तो आप क्या हो? तो आपका जो कथ्य होना चाहिए वो समयानुकूल होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए, लोक सम्मत होना चाहिए क्योंकि आपकी राजनीति लोक सम्मत राजनीति से जुड़ी हुई है, लोकमत से जुड़ी हुई है। और लोकमत जो है वो आप अपने विचार से समझते हो कि सब हमारा ही हमारा है, सब हमारा ही हमारा है। ऐसा नहीं है, ये दिखा दिया जनता ने इस बार। आपकी सारी की सारी भावनाएं जो थीं वो फलित नहीं हो पाई। इस बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसको मोदी सरकार तो नहीं कहेंगे, एनडीए की सरकार कहेंगे, जिसमें 2 बड़े चेहरे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब 2 और चेहरे भी रहेंगे उनके सहयोगी के तौर पर। 11 आंटी जो थी उसमें से जो 2-4 फिसल के इधर उधर गिर पड़ी हैं, तो वो 11 की जो संख्या कम हुई है वो तो भोगना पड़ेगा। हर बात में गारंटी थी तो भाजपा की थी या एनडीए की थी या मोदी की थी, एक इकाई की थी या दहाई की थी या समष्टि की थी। तो जब मोदी की गारंटी होगी तो वो वैयक्तिक होगी। लोगों को इस बात से भी वो लगे कि ये मेरी गारंटी है, वो आंटियाँ फिसल गई। हाँ यार, अब जिन लोगों की आलोचना आपने की थी उन्हीं लोगों के सहयोग से आपको चलना है, और न जाने वो कौन सा बिच्छू कटा दें। क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो कभी भी इस तरीके का नहीं है कि वो एक स्थान पर स्थिर रह कर के काम कर ले। वो राजनीति में कूटनीति का जो विषय विशेष है उस विशेष के माहिर हैं वो हैं। आज ये उनके इर्द गिर्द हैं हैदराबाद के, हाँ, चंद्रबाबू नायडू, वो भी उनके सहयोगी बनकर के खड़े हुए हैं। लेकिन पद की लिप्सा किसके पास नहीं होती। वो कुछ सहयोग करेंगे तो कुछ चाहेंगे भी। अब वो ऐसा कुछ चाहेंगे जो तुम देना नहीं चाहोगे, और तुम देना नहीं चाहोगे तो 1 और 2 की स्थिति में फिर कहीं ना कहीं पर एक स्थान पर आपकी रुकावट आएगी। अब जब रुकावट आएगी क्लेश बढ़ेगा। ये जो दोनों पार्टियों के बीच का समन्वय और सामंजस्य है, तो दोनों अपने स्थान पर, चंद्रबाबू भी सोचते हैं कि मैं ज़्यादा लाभ में रहूं। नीतीश कुमार तो अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो उनको केवली पलटने में देर नहीं लगती है। उनके तो सारे के सारे राजनीतिक क्रियाकलाप लोक विज्ञप्त हैं, उनका कोई भरोसा है क्या। और वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो खुद भी कब किसका सहयोग लेंगे और किसको सहयोग देंगे ये भी तय थोड़ी है, ये तो मजबूरी है। अधिक बाढ़ है इसलिए एक ही पटिए पे नेवले और सरफ सब विराजमान है। मतलब ये बैसाखियों वाली सरकार है और खतरा अभी भी बरकरार है, कहा जा सकता ये तो स्पष्ट दिख रहा भाई साहब, बैसाखियों पर ही चलना है। आपके पास जब तक संपूर्ण और प्रचंड बहुमत था तब तक आपने अपने तरीके से अपने आप को जिया, और 2 से तीसरा नहीं लगने दिया अपने अगल बगल में। अब 2 दूसरे लग गए तुम्हारे अगल बगल में। जैसे पहले तुम्हारे पास 2 थे वैसे अब तुम्हारे पास 2 हैं। पहले वाले 2 जो थे वो तुम्हारे हाथ पर लगी हुई डोरी से नाटने वाली कठपुतलियाँ थी, और ये जो है अपने विचार से चलने वाली कठपुतलियाँ, जो अपने विचार और अपनी भावनाएं और अपने वादों और अपने चारित्रिक मेरुदंड को अपने समाज के सामने रख कर के आपसे मिलने आए ताकि उनके भी स्वार्थ की सिद्धि हो सके, उनके विचारों की भी सिद्धि हो सके, उनके द्वारा घोषित किए हुए कार्यक्रम भी सिद्ध हो जाएं।
वो भी तो जनता के सामने बैठे ना, जैसे आप जनता के सामने बैठे वैसे वो भी जनता के सामने बैठे हैं। उन्होंने भी जनता से कुछ वादे किए हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जिसके प्रति आपकी असहमति है और उनकी सहमति है, तो फिर यहाँ फिर विसंगति आती है। तो जब विसंगति आती है तो विसंगति को संगति में लाने वाला जो विवेक है वही सामाजिक घटना को घटने से रोक सकता है या उसे दुर्घटना बना सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में आया है सत्तन गुरु, क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी को अब आत्ममंथन आत्मावलोकन की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान जो माहौल देखने को मिला उसमें लहर कुछ और नज़र आ रही थी और नतीजे कुछ और निकले। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का एक बयान आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान था? पैर पर कुल्हाड़ी बांटने वाला बयान नहीं था, जिस डाल पे बैठ रहे हैं उसी को काटने वाला बयान था। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं और इस बात को भूल रहे हैं कि इस संगठन को खड़ा करने वाला माली अगर कोई है, इस बाग बगीचे को निर्मित करने वाला जो माली है वो आरएसएस ही है। और वहाँ से निकल कर के आया हुआ जो तत्व है, जो पहले आरएसएस से ही आते थे हमारे नेता, और उनके पास जो था एक आदर्श था, राष्ट्रभक्ति थी, तो दिया कार्याय बद्धा कटियम का भाव था और उनमें कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था। राजनीति में लोगों ने उनकी भावनाओं को समझा, समाज ने समझा, भावनाओं को समझा और समझते समझते लड़ते 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 वो संसद तक पहुंच गए, अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हुए। उस सत्ता को बनाने की कामयाबी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग आ गए जो उस सारे के सारे कार्यक्रम को धो करके केवल अपनी ही प्रसिद्धि चाहते हैं, केवल एक इकाई की स्थापना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जितना भी हो रहा है मेरे बल पर हो रहा है, मैं करूँगा, मैंने किया, अहम ब्रह्मास्मि का भाव। तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव किसी का भी हो, है सामूहिक रूप से चलने वाले प्रजातंत्र के लिए वो विष तुल्य। अच्छा, इतने सब लहर के बावजूद जो चुनाव नतीजे आए उसमें मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस नंबर 1 रहा। 29 में से 29 सीटें उस पर कमल खिल गया। तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई चूक नहीं हुई और पूरे देश में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में चूक कर गई पार्टी। आप मानते हैं एमपी और यूपी की जब तुलना करें तो? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उससे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो माता बहनों के प्रति अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जो कार्यक्रम चलाए, उन कार्यक्रमों का भी प्रभाव है जो आज तक दिखाई देता है। ये जो जीत है, इस जीत में शिवराज सिंह चौहान की महती भूमिका मानना चाहिए। उसने मध्य प्रदेश में जिस तरीके का आचरण किया, जिस तरीके की रीति नीतियों से समाज को जोड़ा है, वो अपने आप में अभिनव है। इसके पहले शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा हो जो इस तरीके की कामयाबी प्राप्त कर सका हो, है। लेकिन उसकी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मध्य प्रदेश में होता तो आज मध्य प्रदेश में तो पाँव रखने की जगह नहीं विरोधी को, सारी सीटों पर बिठा दिया। तो ये जो एमपी की सफलता है, ये राष्ट्रवादी सफलता कब बन सकती है? अब शिवराज जी यहाँ से चले गए, अब केंद्र में गए, अब केंद्र में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा उनको कर्म करने के लिए सौंपा जाता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन आज भी जब वो जीत करके गए हैं तो सर्वाधिक मतों से जीत करके गए। अब सर्वाधिक मतों से जीतने में भले इंदौर का नाम आ जाए, पर वहाँ चुनाव हुए ही नहीं तो काहे का की जीत और कैसा। वो तो जब प्रत्याशी ही नहीं था तो भाजपा जीती हुई थी, और जितने भी वोट पड़ना थे वो सब भाजपा को ही पड़ना थे। और जो बेचारे छोटे मोटे उम्मीदवार थे उनका तो नाम ही नहीं जानते, आज भी नहीं जानते कि कितने उम्मीदवार थे, और लोगों ने पढ़े भी नहीं होंगे जो वोट डालने गए।
तो चलिए मैं इंदौर पर ही आता हूँ। इंदौर को लेकर क्या कहेंगे? इंदौर में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी और सांसद शंकर लालवानी ने बनाया, तो वहीं इंदौर ने दूसरा एक रिकॉर्ड भी बनाया कि देश में सबसे ज़्यादा नोटा इंदौर में दबाए गए। क्या लगता है आपको, ये क्यों इतनी स्थितियाँ बनी? वो सबसे ज़्यादा नोटे ही ठीक है। तो क्या लगता है इसके लिए, क्या क्यों, किन हालातों के चलते इसको जिम्मेदार? हालात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब उम्मीदवार ही नहीं है तो वोट जाएगा कहाँ? जब रामनवमी है तो सारे फूल फल राम जी को ही चढ़ेंगे ना, हैं? श्री कृष्ण के मंदिर में तो नहीं जाएगा क्योंकि जन्माष्टमी है ही नहीं। तो ये तो रामनवमी का पर्व था, तो सारे फूल राम जी को चढ़ गए। कृष्ण जन्माष्टमी होती तो गोप ग्वाल भी होते और दूसरे भी लोग होते, इधर भी होता उधर भी होता, तो बंटवारा होता है। यहाँ बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं था, तो सब मामला एक अंदर ही जाना था। हैं? उसमें ना तो किसी का कोई वर्चस्व है कि ये है वो है और हमारा वो है, कोई मतलब उम्मीदवार होता तो पता लगता ना, है? पर तुमने उम्मीदवार को अपने तरीके से व्यवहार में ले लिया। अच्छा, कांग्रेस जो है जश्न मना रही है, वो तो कह रही है कि 2 लाख से ज़्यादा नोटा जो है हासिल की है, उसमें उनकी कामयाबी है और यही उनकी जीत है विपक्षियों की। नोटा का अर्थ ही ये होता है कि इनमें से कोई भी योग्य नहीं है, नकारात्मक है। वो जितने भी नोटा दबाता है अगर कोई आदमी, तो वो ये कहता है कि ये जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं इनमें से एक भी काबिल नहीं है, मैं सबको नकारता हूँ। अब इतने लाखों की संख्या में लोगों ने नकारा है तो उनकी अपनी भी तो कोई सोच होगी, और सोच यही थी कि हम भाजपा को पसंद करते हैं लेकिन बिना उम्मीदवार के। मतलब खेल का मजा किरकिरा कर दिया आपकी पार्टी। नहीं, मेरी पार्टी तो लड़ने के लिए तत्पर बैठी थी, उम्मीदवार ही नहीं लाया आपने, और वो लाया वो वैसा चीज को गर्त में पहुंचा दिया। वो खुद ही गर्त में पहुंचा हुआ था। उम्मीदवार होना चाहिए नेक नागरिक, संविधान की मान मर्यादा रखने वाला, उसके अनुसार आचरण करने वाला, पार्टी की गतिविधियों को समझने वाला, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने वाला, समाज के सुख और दुख का भागी बनने वाला, ऐसा ही आदमी को तो उम्मीदवार बनाती कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। वो जब खड़ी करते हैं अपने उम्मीदवार को तो यही सोच करके खड़ी करती है कि ये विजयी होगा। हारने के लिए कोई नहीं लड़ता, लड़ते हैं हारने के लिए भी लोग हैं। उनकी इच्छा रहती है कि और कुछ नहीं, 10-5 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, 5-50 हज़ार 1 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, है, पर 10 लाख मत पत्रों पे नाम तो छप जाएगा। है तो अपनी पीढ़ियों को तो बता सकेंगे कि हम भी लड़े थे संसद। है, कुछ लोगों की ऐसी भी वृत्ति होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि चुनाव कोई सा भी हो वो फार्म भरेंगे ही भरेंगे। अपने शहर में तो इसके कई उदाहरण हैं। तो पार्टियां, और मेरी दृष्टि से पार्टी का उम्मीदवार जो होता है उसमें कमिटमेंट तो होता है, उसका एक आधार तो होता है, वो पार्टी से बंधा होता है। वो जो आपसे कमिट करता है वो ठीक है, लेकिन अवसर आने पर कभी कभी पार्टी का उम्मीदवार भी आपसे की हुई शर्त के विपरीत आचरण कर जाता है, क्योंकि पार्टी के लिए रुचिकर नहीं होता और वो पार्टी से बंधा, इसलिए जनता का नहीं होकर के पार्टी का हो जाता है। तो जब पार्टी संगठन जिस तरीके का आदेश और जिस तरीके की रीति नीति कल्पना परिकल्पना लेकर के अपनी यात्रा शुरू करती है उसके अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। और अगर बहुमत में आ गया तो फिर वही रीति नीति हो जाती है प्रदेश की या देश की। चलिए आखिर में आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री पद की फिर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी वो दूसरे ऐसे देश के राजनेता होंगे जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सत्तन गुरु इंदौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या सलाह और क्या सीख देना चाहेंगे अनुभवी नेता होने के नाते? मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि जो स्वतंत्र भाव से अभी तक उन्होंने अपनी 2 पारियाँ खेली हैं,
इस तीसरी पारी को खेलने में वो इतने स्वतंत्र नहीं हैं और पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, ऐसा संतों का कथन है और ऐसा जो अनुभवी लोग हैं उनका भी कथन है। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द जो दो पार्टियां खड़ी हुई हैं, दो पार्टियों के दो राजनेता खड़े हुए हैं, उन दो राजनेताओं में से एक अत्यंत चतुर और भुक्त भोगी राजनेता हैं। वो स्वयं भी और उनके प्रति कई बार इस देश में ये विचार की अभिव्यक्ति हुई है कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरे जो आंध्र से आए उनके भी लिए यही की बात सोची जाती है कि ये भी प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। अभी तक वो खुलासा नहीं हुआ होगा कि ये भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनका तो खुला नेतृत्व है क्योंकि बिहारी हैं वो और बिहार से आते हैं तो उनके लिए तो खुला है कि वो प्रधानमंत्री पद के ही योग्य हैं। और देखो इस परिस्थिति में है पैदल या घोड़ा ढाईगर मारता है, पैदल से मात होती है या घोड़े से मात होती है, बस यही देखने की बात है। क्योंकि ये आए हैं तो ये सकारात्मक, अभी तक तो विरोध की ज़मीन पर खड़े थे, आज जब चुनाव हो गए, निर्णय आ गए तो सकारात्मक उद्देश्य लेकर के आ गए। राजनीति में सकारात्मक उद्देश्य उसी पार्टी का होता है जो सत्तासीन होती है, और सत्तासीन पार्टी अगर बैसाखियों पर खड़ी है तो फिर उसकी गति जो है सरपट नहीं होती, सटासट नहीं होती, फटाफट नहीं होती। ये जो सरपट खटाखट सटासट फटाफट ये जो नेता कर रहे थे हैं, ये सब सटासट अपने अपने काम में लग गए हैं और ये देखना है कि अब फटाफट क्या होने वाला है। बहुत सुंदर, तो देख सकते हैं धमाधम और खटाखट के बाद अब फटाफट, और सत्तन गुरु की खरी खरी निकल कर सामने आई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये राह बड़ी कठिन है, ये डगर बड़ी आसान नहीं है। देखना होगा कि दो प्रतियोगी चेहरों के साथ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सरकार को चलाते हैं, क्योंकि चुनौतियां हैं अपार और पार्टी की हुई कई गलतियों का अब पश्चाताप करने का भी वक्त आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले कल में देश में राजनीति की दिशा और दशा क्या देखने को मिलती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।